नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अरविंद। दोस्तों, हमारे विश्व गुरु विश्व मित्र और उनका पूरा का पूरा गिरोह भारत का डंका बजाने में लगा रहता है। भले ही भारत का डंका दुनिया में और भारत में पिट रहा हो, भारतीय वैसे भी पिटने में लगा है। हर तरह से, महंगाई की मार से, भ्रष्टाचार की मार से, अशिक्षा की मार से, खराब स्वास्थ्य की मार से, मगर मोदी का डंका गोदी मीडिया डॉलर मजबूत होता जा रहा है, रुपया कमजोर होता जा रहा है। विश्व व्यापार में भारत टिक नहीं पाएगा। हमारे व्यापारी जो माल बाहर भेजते हैं, हमारे व्यापारी जो माल बाहर चलाते हैं, इस बोझ को सह नहीं पाएंगे। इवन भारत सरकार जो चीजें लाती है, भेजती है, उसको सहना मुश्किल हो जाएगा। और दिल्ली की सरकार जवाब नहीं दे रही है। हमारे पास विदेशी मुद्रा भंडार ज्यादा बचा नहीं है। आने वाले 6-7 महीने हम कैसे भी गुजार सकते हैं। उसके बाद हमें आईएमएफ के सामने कटोरा लेकर के भीख मांगनी पड़ेगी। तो मोदी और मोदी की पूरी टीम के लोग, पूरा का पूरा गिरोह, इनके रक्षा मंत्री, इनके रेल मंत्री, इनके वित्त मंत्री और इनके विदेश मंत्री, और मैं कहूं सारे के सारे मंत्री कब तक डंका बजाएंगे, जब असलियत में डंका पिट रहा हो। क्या आपको लगता है कि एक अगर हम कहें कि कॉम्प्रोमाइज्ड डेमोक्रेसीज जो है सॉर्ट ऑफ बहुत से मुल्कों में जो चेंज आया है, जो राइट विंग चेंज आया है, क्या कॉम्प्रोमाइज्ड डेमोक्रेसीज में भी कैपिटलिज्म वैसे ही फ्लरिश करेगा या वो कितना सेफ होगा लोगों के लिए? पर मेरा पॉइंट ये था कि जो कैपिटलिज्म है वो इन सरकार का रोल बहुत बढ़ चुका है। तो ये कैपिटलिज्म बुलाना इसको मेरे ख्याल से शायद अभी उचित भी नहीं रहेगा, क्योंकि कैपिटलिज्म का डेफिनेशन क्या है? कैपिटलिज्म का डेफिनेशन है कि आप इंडिविजुअल हैं और आपको जितनी इकोनॉमिक फ्रीडम दे सके आप दें। पर अगर सरकार का रोल इतना बढ़ गया है कि वो सरकार इतने रेगुलेशन कर रही है, सरकार बड़े बड़े कंपनीज को हेल्प कर रही है, इंश्योर कर रही है कि कोई बिखरे नहीं, कोई, और बेल आउट इतने सारे हो रहे हैं, तो कैपिटलिज्म का जो डेफिनेशन है वो चेंज हो गया है वेस्टर्न सोसाइटीज़ में। मैंने 3 देशों के बारे में इसमें बोला है। सबसे तो मैंने पहले देश में के बारे में बोला है वो है स्विट्ज़रलैंड। कि ये अगर आज दुनिया में देखें तो सबसे अमीर देश आज दुनिया में स्विट्ज़रलैंड है। उनकी पर कैपिटा इनकम यूएस से भी ज़्यादा है, $80,000 से भी ज़्यादा, और वो काफ़ी बड़ी इकॉनमी है, दुनिया के टॉप 20 इकॉनमीज़ में भी आती है। तो वहाँ पर बैलेंस उन लोगों ने काफ़ी ठीक किया है इन टर्म्स ऑफ। और मेरा कैपिटलिज्म पर ये नहीं मानना कि सरकार का कुछ भी रोल नहीं रहेगा, पर बैलेंस कैसे ठीक रहे। तो मैंने स्विट्ज़रलैंड का उदाहरण दिया है उधर, और ये बोला है कि अगर आप देखें उधर तो स्विट्ज़रलैंड हैज़ डन वेरी वेल इन टर्म्स ऑफ दैट। और मैंने ये भी बोला है कि अगर आप देखें दुनिया में कि जो भी देश अपने लोगों को ज़्यादा इकोनॉमिक फ्रीडम देती है वो देश ज़्यादा डेवलपमेंट करते हैं। तो मैंने ताइवान का एग्जाम्पल दिया है, वियतनाम को आप देख लीजिए कि वो भी एक कम्युनिस्ट स्टेट रहते थे, पर वियतनाम ने पिछले 20-30 सालों में अपनी इकोनॉमी को बहुत खोला है। तो इनफैक्ट अगर आप वहाँ देखेंगे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, वियतनाम में इंडिया से भी ज्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जा रहा है आज। ये भी तो नहीं चाहते कि सारा धन कुछ लोगों के हाथ में आ जाए। बिल्कुल नहीं, हाँ। आपकी बात ये सही है, पर मेरा ये भी मानना है कि अगर इंडिया में अगर आप देखें आज, तो हम आज सरकार का जो रोल है वो अभी तक बहुत ज़्यादा रहा है। और मेरा ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने किताब में कही है कि बीइंग प्रो बिजनेस एंड प्रो कैपिटलिज्म 2 डिफरेंट चीज़ें होती हैं। तो इंडिया में हमने जो हमारी पॉलिसीज़ काफ़ी टाइम हम बनाते हैं, वो बनाते हैं कुछ लोगों, हाँ, कुछ मतलब ज़्यादा बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट का रोल ज़्यादा रहता है। और मैंने किताब में इसके बारे में लिखा है कि कैपिटलिज्म का रोल है कि आप स्मॉल या मिड साइज बिजनेसेस को काफ़ी फ्रीडम दें। तो इंडिया में जो इतने सारे रेगुलेशंस हैं, यहाँ पर अगर आप कोई बिजनेस खोलेंगे आपको मालूम नहीं कि आपके पास कितने नोटिसेस आएंगे। तो मेरा ये मानना है कि सरकारें काफ़ी देश में, इंडिया में भी पिछले 30-40 सालों में उनकी पॉलिसीज़ काफ़ी रही हैं प्रो बिग बिजनेस, और प्रो कैपिटलिज्म और प्रो बिग बिजनेस का बड़ा डिफरेंस है। और इसमें अंतर हमें
समझना चाहिए। मुझे स्वर्गीय राजकुमार साहब का एक डायलॉग याद आ रहा है, हकीकत छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, कि खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। तो कागज के फूलों से कभी खुशबू नहीं आया करती। आप कब तक आम भारतीयों को इसी तरह से झुंझुना पकड़ाते रहेंगे कि भारत का डंका बज रहा है? हां, अमेरिका में भारतीयों ने डंका बजाया है। वहां पर भारतीय एक ब्रांड के तौर पर पहचाने जाते हैं। सत्य नडेला हो, सुंदर पिचाई हो और तमाम नाम, उन्होंने शानदार ओहदों पर बैठ करके शानदार काम करके दिखाया है। भारतीय सॉफ्टवेयर कंपनियां अमेरिका में बहुत अच्छा करती हैं। भारत अमेरिका को सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करता है। ट्रंप ने पहले ही टैरिफ बढ़ाने की बात करी थी, क्योंकि ट्रंप ने कहा था कि भारत के साथ उसका जो व्यापार है वो असंतुलित है, उसमें बैलेंस नहीं है। मोदी अपने आप को ट्रंप का मित्र बताते रहे, लंगोटिया यार बताते रहे, मगर जब मोदी को कार्ड नहीं मिला 20 जनवरी के लिए, एस जयशंकर अमेरिका में पड़े रहे दिसंबर के आखिरी हफ्ते में, उन्होंने वहां क्रिसमस मनाया और लगातार अमेरिका जाते रहते हैं। सुना है उन्होंने वॉशिंगटन डीसी में एक फ्लैट खरीद लिया है। सूत्रों से ऐसी खबर मिली है। सूत्रों की खबर पर आप कितना विश्वास करते हैं ये तो आप जाने, क्योंकि गोदी मीडिया तमाम खबरों को सूत्रों से ही बताता है, दिखाता है। तो भारतीयों का डंका अमेरिका में बजता है। वो वहां पर कड़ी मेहनत करते हैं, वहां की इकोनॉमी में बड़ा योगदान करते हैं, मगर 18,000 अवैध प्रवास कर रहे भारतीयों को भारत वापस भेजने की बात अमेरिका ने कर दी है। कभी भी वो भारत में लैंड कर सकते हैं। और जो 6-7 लाख भारतीय अमेरिका में अवैध रूप से प्रवास कर रहे हैं, उनको भी वापस भेजने की बात करी है। हमारे प्रशासन ने, मोदी के विदेश मंत्री ने इस पर अभी भी कोई टिप्पणी नहीं की है, जबकि करनी चाहिए थी। क्या ट्रंप जितने भी भारतीयों को वापस भेजेंगे, 6-7 लाख भारतीयों को, उनको भेजने का बिल मोदी को थमाएंगे? भारत की सरकार को, मोदी सरकार को थमाएंगे? अगर थमाया तो हम इस बिल को कैसे चुकाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। मोदी और उनके विदेश मंत्री अभी भी जुबान नहीं खोल रहे हैं ट्रंप को लेकर के, अपने लंगोटिया यार को लेकर के। हमें इस बात को समझ लेना चाहिए, जो धंधाखोर होता है, जो धंधेबाज होता है, वो हर बात में अपना फायदा देखता है, एक सौदागर की तरह। वो सौदागर होता है, तो ट्रंप एक सौदागर है, मोदी से बड़े सौदागर। वो अमेरिका को मागा बनाना चाहते हैं, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। President Bush, President Obama, President Biden, Vice President Harris, and my fellow citizens. The golden age of America begins right now. From this day forward, our country will flourish and be respected again all over the world. We will be the envy of every nation, and we will not allow ourselves to be taken advantage of any longer. During every single day of the Trump administration, I will very simply put America first. 10 साल पहले मोदी ने भी भारत को ऐसा ही बनाने की कोशिश की थी। उन्होंने तमाम योजनाएं शुरू की थी, मेक इन इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, स्किल इंडिया, खेलो इंडिया वगैरह वगैरह। मेरे कांकेर के भाइयों बहनों, मुझे बताइए, ये हमारी चोरी किया हुआ पैसा वापस आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? ये काला धन वापस आना चाहिए? इन योजनाओं का क्या हुआ? ये धाराशायी हो गई और आज इंडियन इकोनॉमी अंतिम सांसें गिन रही है। हमारी जीडीपी 5.4 पर आ टिकी है और महंगाई आसमान छू रही है। आंकड़े कुछ भी कहें, हम दुनिया में तीसरे नंबर की इकोनॉमी बनने जा रहे हैं, मगर पर कैपिटा इनकम के मामले में हमारा नंबर 200 में से 142वां है। आज हमारी खरीदने की ताकत, क्रय शक्ति समाप्त होती जा रही है। बाजार में अगर आप देखेंगे तो 5 रुपए 10 रुपए के पाउचों में हम सामान खरीदने लगे हैं, चाय की पत्ती हो, सरसों का तेल हो, बिस्किट हो या अन्य उत्पाद। इसका मतलब यह हुआ कि हमारे पास खरीदने के लिए
बाजार से खरीदारी करने के लिए पैसा नहीं बचा है। हम अपनी किचन को भी बड़ी मुश्किल से चला पा रहे हैं। आज देश में तमाम कार डीलर्स का बुरा हाल है। कारों के, छोटी कारों के खरीदार नहीं मिल रहे हैं। 10 लाख रुपए तक की कारों के 6-7 लाख कारें सड़ रही हैं यार्ड्स में। महंगी कारें बिक रही हैं क्योंकि मोदी के दौर में मोदी ने कुछ लोगों को अमीर बनाया है। सुना जाता है 22 लोगों को बिलियनियर बना दिया है। फॉर्मल सेक्टर में मोनोपोलीज बन रही हैं। किसी भी आप सेक्टर में देखिए, और सबसे 2 मोनोपोलिस्ट के बारे में थोड़ा सा बोलूंगा। उसको वो कोरोना के समय अलग अलग वेरिएंट्स आते हैं ना, डेल्टा, ओमिक्रॉन, वो AA वेरिएंट है। और वो पूरा का पूरा हिंदुस्तान की जो अर्थव्यवस्था है उसके अंदर फैल रहा है। आपने बात उठाई तो मैं उसके बारे में पहले बोल देता हूं। एक व्यक्ति को, नाम नहीं लूंगा, एक व्यक्ति को हिंदुस्तान के सब पोर्ट्स, ब्रांड, हिंदुस्तान के सब पोर्ट्स, हिंदुस्तान के सब एयरपोर्ट, पावर, ट्रांसमिशन, माइनिंग, ग्रीन एनर्जी, गैस डिस्ट्रीब्यूशन, एडिबल ऑयल, जो भी हिंदुस्तान में होता है उधर अदानी जी दिखाई देते हैं। और भी अमीर अमीर हुए हैं, मगर जो 100 करोड़ लोग हैं वो बुरे हाल में हैं। वो सामान नहीं खरीद पा रहे हैं, ढंग से पेट नहीं भर पा रहे हैं। बेटी बेटे की शादी ब्याह कैसे करेंगे, उनकी शिक्षा का इंतजाम कैसे करेंगे, इसके बारे में सोच करके ही परेशानी होती है, दिल भर आता है। और जहां हमारे विद्यार्थी विदेश की ओर पढ़ने के लिए रुख कर रहे हैं क्योंकि मोदी ने अपने दौर में स्कूल, विद्यालय, यूनिवर्सिटीज, IIT, IIM नहीं खोले, उनका स्तर नहीं बढ़ाया, उनका स्तर और गिरता चला गया। सुना जा रहा है दिल्ली यूनिवर्सिटी बिक जाएगी। जैसे कि आप देख सकते हो कि भारी मात्रा में चीनी इकट्ठा हुई है यहाँ। वो आपकी आंखों को हर जगह अपनी बेटी नजर आती है। पता नहीं हमारे बच्चे कहाँ होंगे। तो राजनीति बहुत हो रही है, युवाओं को दंगाई बनाया जा रहा है, मगर दंगे से पेट भरता है क्या? अरे मंदिर बनना था, बन गया। अब बात करो इकोनॉमी की। तुम अगर बात करोगे दुनिया में भारत को 3रे नंबर की इकोनॉमी बनाने की, तो उससे हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता। अरे कुछ लोग अमीर हो जाएं और बाकी के गरीब से गरीब मध्यम वर्ग समाप्त हो जाए, फिर हम क्या करेंगे? आपका टंका पिट रहा है, भारतीय पिट रहा है। भारतीयों के हालात देखकर तरस आता है। हम ढंग की सब्जी नहीं खरीद पा रहे हैं, फलों की बात छोड़ दीजिए, मेवा तो हम दूर से ही दर्शन कर लेते हैं, मेवाओं का दूरदर्शन। तो ट्रंप ने भारत को नहीं बुलाया ना सही, मगर भारत को निराश नहीं होना चाहिए, भारतीयों को निराश नहीं होना चाहिए। हम मोदी को होना चाहिए, क्योंकि मोदी ट्रंप की कमर में कंधे पर हाथ डाल दिया करते थे, हाथ रख लिया करते थे। मोदी का गिरोह देश को जहां लेकर के आ पहुंचा है। हमारी माली हालत खराब है, सीमाओं पर चीन कब्जा करने में लगा है, गांव और जिले बसाने में लगा है। उसने 2 काउंटियां हमारी सीमा पर बसा ली हैं, लोगों को बसा दिया है। चीन ने हमारे 400 वर्ग किलोमीटर भूभाग पर कब्जा कर लिया है। क्या मोदी चीन को आंख दिखाएंगे? एस जयशंकर तो पहले ही कह चुके हैं, चीन बड़ी ताकत है, हमसे बहुत बड़ी ताकत, हम उससे कैसे टक्कर ले सकते हैं। ऐसा नेहरू जी ने नहीं कहा था, स्वर्गीय नेहरू जी ने कभी नहीं कहा था। कांग्रेस ने इस बात को कभी नहीं माना, मगर छुपी हुई जुबान से ही सही मोदी और मोदी के लोग अब स्वीकारने लगे हैं कि हमारी स्थिति ऐसी ही है, हम बद से बदतर हालत में पहुंच रहे हैं। देश को बचाना है तो बचा लीजिए। ट्रंप बोलते रहेंगे, वो बवंडर खड़ा करते रहेंगे, राजनीति करते रहेंगे, क्योंकि मोदी ने भी बीते 10 सालों में यही कुछ किया है। वो घुसपैठियों के बारे में बात करते रहे हैं,
मगर उनके दौर में बीते 10 सालों में भारत में कितनी घुसपैठ हुई है, किसके इशारे पर हुई है? क्या देश के गृह मंत्री हाथ पर हाथ धरे बैठे थे बीते 10 सालों से और आज भी बैठे हैं? तो बातें बड़ी बड़ी की जाती रहेंगी। मुझे फिर से वही शेर याद आएगा, हकीकत छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, कि खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। तो दोस्तों, कागज के फूलों को कब तक सूंघते रहोगे? मोदी के झुंझुनों को कब तक थामे रहोगे? आंखें खोलो, जाग जाओ और संघर्ष करो अपने लिए, देश के लिए, देश को बचाने के लिए। वीडियो पसंद आने पर आप इसे लाइक करें, दोस्तों साथियों में खूब शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, बेल आइकन का घंटी जैसा बटन जरूर दबाएं जिससे कि आने वाली वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिल सके। आपकी प्रतिक्रियाओं का मुझे इंतजार रहता है, मेल आईडी और कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। मैं था आपके साथ अरविंद, आप देख रहे थे मुझे अपने ही मंच अरविंद दिलसे पर।